क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चंद्रयान। आज हम लोग अपने टॉपिक में एक नया चैप्टर दैट इज क्लास 9 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, और उसके साथ साथ समझेंगे कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी, और साथ साथ रिलेटेड करेंगे कि सेल से रिलेटेड और कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जो सेल से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज को दिए हैं। ठीक है, और उसके साथ हम लोग आज के क्लास में सेल के साइज और शेप्स के बारे में समझेंगे कि कौन सा साइज सबसे बड़ा है और कौन सा साइज सेल का साइज सबसे छोटा है। ठीक है, और हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सेल के बारे में दिया हुआ है, तो गेस करो ये कौन सा सेल है। ठीक है, इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, इसके बाद हम लोग सबसे पहला टॉपिक कंसिस्ट करने वाले हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वे सभी के सभी छोटे से छोटे यूनिट यानी कि सेल से बने हुए होते हैं। तो जो सेल होते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। All living beings are made up of one or more type of cells. The cells which are considered the fundamental unit of life. ठीक है, तो सेल क्या होता है? सेल जो है बेसिक यूनिट होता है किसी भी लाइफ का या लिविंग बींग्स का। तो किसी भी लाइफ को स्टार्टिंग में जब भी कोई स्टार्ट होता है लिविंग बींग्स, तो वो किसी एक छोटे से चीज़ से, एक छोटे से चीज़ जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, उससे स्टार्ट होता है। तो सेल को कंसीडर करते हैं एज अ structural and functional unit of life। कौन है ये? ये है एक सेल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सेल को स्ट्रक्चरली इसको यूनिट क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट इसे क्यों कहा जाता है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को भी ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जो बेसिक होता है वो होता है सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका छोटा से छोटा पार्ट को अगर लिया जाए तो वो सेल होगा। ठीक है, तो ये सेल जब एग्रीगेट होते हैं तब जुड़ के बन जाते हैं टिश्यू। ठीक है, जब यही टिश्यू एग्रीगेट होते हैं तो बनते हैं ऑर्गन। जब ऑर्गन एग्रीगेट होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम एग्रीगेट होके बनते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग एक पूरे ऑर्गेनिज्म, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा इन द लिविंग वर्ल्ड, माइकोप्लाज्म या PPLO सबसे छोटा, और जो लॉन्गेस्ट होता है वो होता है नर्व सेल, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ही पाया जाता है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने पढ़ा कि लिविंग वर्ल्ड में इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से, ठीक है, अगर बात करें हम ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा? ओवम। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? स्पर्म। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होगा? ऑब्वियसली न्यूरॉन। ठीक है, तो ये दोनों इसमें कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि शेप्स के अंतर्गत बात किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। शेप्स
क्या होता है, हर सेल का क्या गोल या स्ट्रक्चर होता है, क्या ट्रायंगुलर या सर्कुलर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, क्या नहीं। हर सेल का हो सकता है कि वो ओवल हो, सर्कुलर हो, कुछ हद तक मतलब ब्रांच्ड हो, उसका कोई शेप ना हो, ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होता है, जो एनसीईआरटी हमें बताती है वो मेनली मसल सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, इन्हीं के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मसल सेल का शेप कैसा होता है। ये होता है स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप मसल। ये कैसे दिखता है, ये स्पिंडल शेप दिखता है कुछ ऐसा। दो तरफ से चपटा हुआ, ठीक है, दोनों तरफ से चपटा हुआ, लेकिन बीच में क्या होता है, फुला हुआ रहता है। तो ये होता है स्पिंडल शेप। व्हाइट ब्लड सेल्स का शेप कैसा होता है, एमीबॉयड शेप होता है, एमीबॉयड शेप। ये एमीबॉयड शेप क्या होता है, ये आपको खुद ही पता है कि एमीबा क्या होता है, उसका शेप ही कुछ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। ये होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का। नर्व सेल होता है ब्रांच्ड एंड इलॉन्गेटेड, ब्रांच्ड एंड इलॉन्गेटेड, क्योंकि ये बड़ा भी होता है, साथ में ब्रांचेस भी होते हैं। उसके आगे जो डेंड्राइट्स होता है ना, डेंड्राइट्स के बारे में अभी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। डेंड्राइट्स मतलब होते हैं उसके जो सेल होते हैं, सेल से उसमें कुछ इवॉल्व आउट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पे नर्व सेल का एक छोटा सा चीज़ दिया हुआ है। तो ये होता है नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है, ब्रांच्ड भी होता है, साथ में बहुत लंबा भी होता है, इलॉन्गेटेड, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स कैसा होता है, रेड ब्लड सेल्स बाइकनकेव होता है, बाइकनकेव एंड सर्कुलर, बाइकनकेव दोनों तरफ से धंसा हुआ होता है और गोल सा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, और ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो एपिथेलियल सेल कैसा होगा, एपिथेलियल सेल ये स्किन पे रहता है, ठीक है। ये कुछ फ्लैट भी होते हैं, और कॉलम टाइप्स भी होते हैं, ठीक है, कॉलम शेप भी होते हैं। बोन सेल कैसे होता है, बोन सेल का जो शेप होता है ये होता है स्टीलेट टाइप्स। स्टीलेट का मतलब होता है स्टार लाइक, ठीक है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखा जाए तो कुछ ऐसे ये होता है बोन शेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम लोग अपने स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग बेसिस किस आधार पे सेल्स को डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ फीचर्स भी उसका देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सेल्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, और डिस्कवरी का जो साल होता है, जो ईयर होता है, कौन से साइंटिस्ट ने कब किस सेल की किस चीज़ों की डिस्कवरी की, इस चीज़ों को ध्यान में रखो, उसको अपने से डिस्कवर करो और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।